हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर आपके समक्ष गुंजन हिंदी पाठमाला 7 के अंतर्गत पहली कविता आज हम पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नदी। तो आइए पढ़ेंगे नदी कविता। सबसे पहले हम जानेंगे कवि परिचय। श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमराव गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। इन्होंने 4 महाकाव्य की रचना की, जिनमें हल्दी घाट और जौहर विशेष रूप से चर्चित है। हल्दी घाट के लिए इन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1991 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कविता प्रारंभ करने से पहले हम कविता का मूल भाव जानेंगे। तो यह कविता श्याम नारायण पांडे जी ने नदी के संघर्षपूर्ण जीवन की गाथा को बताते हुए की है। इस कविता के माध्यम से हमें संघर्षरत रहकर निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देते हैं। नदी निरंतर बहती रहती है, वह एक क्षण भी आराम नहीं करती। चट्टानों को तोड़कर मैदान बनाते हुए, फसलों को जीवन देते हुए, गांवों शहरों को रोशन करते हुए, उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हुए वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है और अंत में सागर से मिलकर खुद ही लक्ष्य बन जाती है। तो इस प्रकार श्याम नारायण पांडे जी ने कविता का मूल भाव बताया है। तो आइए पहले प्रस्तुत पंक्तियों में श्याम नारायण जी क्या कहते हैं हम देखेंगे और कविता का सरलार्थ समझेंगे। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। यानी कवि कहते हैं कि हे नदी, तुम लगातार क्यों बहती रहती हो। कुछ देर रुककर आराम तो कर लो। मैंने तो तुम्हें हमेशा दौड़ धूप में ही लगा पाया है। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों का अर्थ यहाँ पे है नदी किनारे की सीमा। टकराती हो, संघर्ष स्रोत का अर्थ है माध्यम अथवा जरिया। स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। यानी तुम्हारी लगातार तटबंधों से टकराती हुई मानव जाति को यह संदेश दे जाती है कि संघर्ष ही क्या है, जीवन है, अथवा जीवन का स्रोत किसमें है, संघर्ष करने में ही, संघर्षता जुटाने में ही जीवन का स्रोत छुपा हुआ है। भूधराकार चट्टानों को लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। भूधराकार, यहाँ भूधराकार का अर्थ दिया है पर्वत के आकार का। तुमने अपना रास्ता बदलने के लिए अपनी ताकत से विशाल काया चट्टानों को तोड़कर सपाट मैदानों में बदल दिया। समरस का अर्थ है एक से। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। यहाँ कवि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने मानव जाति को संदेश देते हुए, तटबंधों से टकराते हुए मानव जाति का संदेश देते हुए संघर्ष ही जीवन का स्रोत है बताया तो है। उसी के साथ साथ तुमने अपना रास्ता बदलने के लिए अपनी ताकत से विशाल काया चट्टानों को तोड़कर सपाट मैदानों में बदल दिया है। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। यहाँ कविता इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, जहाँ एक और ताकतवर लोगों का मुकाबला तुम ताकत से ही करती हो, वहीं दूसरी ओर कमज़ोर व्यक्तियों का स्नेह और दुलार देती हो। यानी कमज़ोरों को तुम प्यार से चूमती हो, यानी उनको दुलार देती हो, और साथ ही साथ फसलों को भी जीवन दे देती हो। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ।
हे शांति, हे क्रांति, क्रांति का अर्थ है युद्ध, शांति, शांति यानी संधि की पयस्विनी, पयस्विनी का अर्थ यहाँ बताएं दूध देने वाली। कवि कहते हैं कि हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ। कवि कहते हैं कि अनेक क्रांतियाँ तुम्हारे तट पर हुई है और संधियाँ भी तुम्हारे तट पर ही हुई है। मैं तुमको केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ, या मैं तुम्हें क्या कहूँ, जीवन देने वाली कहूँ या संघर्ष कहूँ या फसलों को जीवन कहूँ, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो हरियाली की कल्पना भी करना असंभव है। तो यहाँ फिर से मैं बतलाती हूँ, हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। तुम्हारे तट पर अनेक क्रांतियाँ भी हुई, तुम्हारे तट पर हुई और उसके साथ साथ संधियाँ भी तुम्हारे तट पर ही हुई है। तुम्हें मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता के लिए किया गया एक संघर्ष कहूँ, या मैं कहूँ फसलों को जीवन दिया तुमने, क्योंकि तुम्हारे जल के बिना तो हरियाली की कल्पना करना भी असंभव है, क्योंकि जल के बिना हरियाली की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जल है तो ही कल है, जल है तो ही जीवन है, जल ही अमृत है। उसी प्रकार बिना जल के हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँव को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। तुम गांव और शहर दोनों को एक समान से प्रेम करती हो, दोनों को दूध पिलाती हो, यानी जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन अथवा पोषण करती है, उसी प्रकार तुम दोनों की महतारी हो। महतारी का अर्थ यहाँ बताया है माता। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी प्रकार तुम गाँव और शहरों को भी अपने बच्चों की तरह ही संभालती हो, उसका लालन पालन करते समय उनको दुलारती हो, प्यार देती हो। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की परवाह करती है, उसी प्रकार तुम शहर और गांव दोनों की परवाह करके दोनों को भी एक समानता से प्यार करती हो और उनको प्यार दुलार देती हो। नंगल भांगड़ा रहिंद आदि तेरे जाए है छोने है, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बोने हैं। नंगल भांगड़ा रिहंद ये नदी के बांध है। तेरे जाए का अर्थ यहाँ पे जन्म दिए हुए। छोने का अर्थ है बालक अथवा शिशु। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बोने हैं, यानी तुम्हारी जो महानता है उसके आगे बोने का अर्थ है छोटा। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि तुम्हारे तट पर बने हुए भाकड़ा, नंगल, रिहंद आदि बांध तुम्हारे बच्चों जैसे हैं, जिन्हें तुम्ही ने जन्म दिया है। तुम इतनी महान हो कि विशाल पर्वत भी तुम्हारे आगे बोने का अर्थ है छोटे। विशाल पर्वत भी तुम्हारे आगे कैसे लग रहे हैं, छोटे प्रतीत हो रहे हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने जलती हो, कल कारखानों में तुम धड़कन भरती हो चलती हो। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने चलती हो। यहाँ पे कहा गया है, कवि कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम इतनी महान हो कि तुम्हारे विशाल पर्वत भी तुम्हारे आगे बहुत छोटे लगते हैं। उसी के साथ साथ तुमने अपने बांधों पर, अपने तटों पर बांधों से पैदा की गई बिजली से हमारे घर रोशन हो रहे हैं। कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो चलती हो। कल का अर्थ है यंत्र अथवा मशीन। मशीनों और कारखानों की धड़कन भी तुम्ही से है, अर्थात तुम्हारे जल से ही हमारी आर्थिक उन्नति संभव हो पाई है। तुमने अगर रोशनी पैदा नहीं की होती तो कल कारखानों में रोशनी पहुंचाना बहुत ही असंभव था। तो ये सब कुछ जो है जल से ही हमारी आर्थिक उन्नति संभव हो पाई है।
तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन, तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। उत्थान का अर्थ है उद्भव और पतन यानी कि उजड़ना। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। तुम्हारे तट पर न जाने कितनी संस्कृतियों का उद्भव हुआ और न जाने कितनी संस्कृतियां उजड़ गई। ये कहानियाँ तुम्हारे लहरों पर छुपी हुई है। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। यानी ये कहानियाँ तुम्हारी लहरों पर छपी हुई है। इतिहास गवाह है कि तुम्हारा अस्तित्व रहा है, वहीं पर जीवन भी मुस्कुराया है। और जहाँ से तुम्हारा अस्तित्व विलीन हुआ है, वहाँ से मानो जीवन ही रूठ गया है। यानी तुम है जहाँ पे नदी गुजरती है वहीं पे जीवन है, और जहाँ नदी नहीं वहाँ पे पूरा मानव जीवन ही रूठ गया हो। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली, जो उजड़े रेगिस्तान बने। जिन देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, यानी जिन देशों से होकर तुम्हारा अमृत रूपी जल बहा, उन्होंने खूब प्रगति की और महान बन गए। सब मिला मगर तुम नहीं मिली, जो उजड़े रेगिस्तान बने। लेकिन जिन देशों में सब कुछ पाया है और तुम्हारा जल उपलब्ध नहीं है, वे कैसे बने हैं? रेगिस्तान बन गए हैं। रेगिस्तान अर्थात जहाँ एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरसते हैं, ऐसा प्रदेश। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है? जिन देशों से होकर तुम्हारा अमृत रूपी जल बहा, उन्होंने खूब प्रगति की और महान भी बन गए। लेकिन जिन देशों में सब कुछ है और तुम्हारा जल उपलब्ध ही नहीं, वे कैसे बन गए हैं? रेगिस्तान बन गए हैं। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते गांव शहर। सैलाब यानी बाढ़। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, उफनाना यानी अपना रौद्र रूप दिखाना, उफनाना। पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। जब भी तुम्हारा जल बाढ़ के रूप में उफनाता है, यानी कवि की कल्पना है, जब नदी रौद्र रूप धारण करती है तो उसके वेग से पुल, सड़क, रेल सभी कुछ बह जाते हैं। गांव और शहर तुम्हारा रौद्र रूप देखकर थरथर कांपने लगते हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। फिर सागर की व्यापकता का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। यानी कवि यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लंबी यात्रा के बाद तुम सागर के विस्तार में खो जाती हो। सागर तक पहुँचना ही तो तुम्हारा लक्ष्य है, और सागर में मिलकर तुम स्वयं लक्ष्य बन जाती हो। यानी उससे एकाकार होकर तुम भी सागर हो जाती हो। जिस तरह दूध और पानी को एकत्रित किया जाए तो वो एक दूसरे में जिस भांति विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम सागर में विलीन हो जाती हो, यानी कि एकाकार बन जाती हो। कवि का संदेश यह है, अंत में कवि ने इस पंक्तियों में नदी के संघर्ष द्वारा मानव जाति को अपने लक्ष्य में आने वाली बाधाओं से सामना करने का संदेश दिया है। धन्यवाद। आप इस कविता को ध्यानपूर्वक मौन रूप से पढ़िए, कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए, और जो आपको वर्कशीट हम भेज रहे हैं उसको आप A4 साइज पेपर में अथवा आपकी लास्ट ईयर की जो भी क्लास वर्क होमवर्क है उसके पीछे आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए
खुश रहिए। थैंक यू।